मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। क्लास की शुरुआत होनी है। हमेशा की तरह बहुत विशेष प्रश्नों के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, बिना किसी भूमिका के। और जल्दी से क्लास में आ जाइए, कॉपी पेन हमेशा की तरह लेकर बैठिएगा। और आज आपको प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और एक ही प्रश्न से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य और सूचनाएं भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, वो ये कह रहे हैं सामूहिक भोज उत्सव, यानी कम्युनिटी फेस्टिंग की बात हो रही है पहले तो, और उसके बाद वो बूचड़ खाने की बात भी हो रही है। आवासीय भूमि के बीच बूचड़ खाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। संगनकल्लू है, बुधिहाल है, कोडेकल है और फिर ब्रह्मगिरी है। मुझे लगता है इस प्रश्न को आप हैंडल कर पाएंगे और बिना किसी गलती के इस प्रश्न में आपको बुधिहाल चुनना ही चाहिए। बहुत सामने सामने ऑप्शन दिया हुआ है और चूंकि ये प्रश्न कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा गया है, आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि बुधिहाल कर्नाटक में है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। बागोर से हमें कसाई खाने और बूचड़ खाने अथवा वध स्थल के साक्ष्य मिलते हैं। तो एक तो ये पता चल रहा है कि बागोर से भी मिलते हैं, है ना। बुधिहाल से आवासीय भूमि के बीच में मिला है। एज वेल ये कह रहे हैं कि ऐसे ही प्रतापगढ़ में स्थित प्राचीनतम मध्य पाषाणकालीन स्थल मेहदहा से भी हमें बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, मुझे लगता है आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे तीन तीन एक एक प्रश्न में तीन तीन चार चार इंफॉर्मेशन है। और आगे भी देखिए क्या इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, इसको देख लीजिए। ताम्रपाषाण काल की बात अगर पूछी जा रही है तो ताम्रपाषाण काल में बूचड़ खाने का साक्ष्य हमें दैमाबाद से मिलता है। और यहाँ पर एक बात और आपको बताई जा रही है कि वो नवपाषाण कालीन स्थल महगढ़ा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक विशालतम पशु बाड़ा मिलता है जो सामूहिक पशुपालन के संकेत देता है। प्रागैतिहासिक काल हमेशा से परेशानी का कारण है छात्रों के लिए। एक आध प्रश्न गलत कर ही देते हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन परीक्षा भवन में वो मस्तिष्क हमारा बहुत काम नहीं करता कभी, और बहुत सारी चीजें दबाव के कारण मिस हो जाती हैं। यहाँ पर कोशिश करिएगा, जो भी प्रश्न मैंने आज सेलेक्ट किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को देखिए, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास का सबसे अच्छा प्रमाण कहां से मिलता है? अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहां से मिलता है? नाम गांव, बाल्की, जोरवे या फिर नवदा टोली? ध्यान दीजिएगा, जोरवे संस्कृति के स्थलों के बारे में बात हो रही है। और अगर ये कह रहे हैं कि अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहां से मिला है, तो सर वो इनाम गांव है ना। याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जोरवे संस्कृति का एक स्थल जोरवे भी है, जैसे हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल हड़प्पा है। ठीक यहाँ पर अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण इनाम गांव में। इस बात को देख लीजिएगा सर। अभी तक तो आप ये देख रहे थे कि वो हमारे पास जो वृत्ताकार और गर्त ग्रहों के जो साक्ष्य हैं नवपाषाण काल में, आपको पता है वो कहां से मिलते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ताम्रपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से होती है? ताम्रपाषाण काल में हमें वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से होती है? नवदा टोली है, हड़प्पा है, पहाड़ है या फिर इनाम गांव है? देख के बताइएगा और गलती मत करिएगा। यहाँ पे नवदा टोली नहीं है, यहाँ पे इनाम गांव ऑप्शन एकदम सही है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आपके लिए नए हैं या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये बात आ रही है निर्गुण ब्रह्म की क्षीण अवधारणा, मतलब निर्गुण ब्रह्म का कॉन्सेप्ट पहली बार कहां पर आ रहा है? और वो कह रहे क्षीण अवधारणा की बात हो रही। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किस मंडल ऋग्वेद की और किस सूक्त में मिलती है? सप्तम मंडल वरुण सूक्त है, नवम मंडल सोम सूक्त है, दशम मंडल पुरुष सूक्त है और दशम मंडल नासदीय सूक्त है। मुझे लगता है देख करके भी जवाब आप दे पाएंगे। और सही जवाब यहाँ पे दशम मंडल नासदीय सूक्त है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पर यह बात पुरुष सूक्त में क्या मिलता है, शूद्र शब्द पहली बार मिलता है, और सामाजिक विभाजन के संदर्भ में कुछ थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था की सूक्ष्म संकल्पना हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। नवम मंडल आपको पता है वो सोम सूक्त है इसमें, और नेक्स्ट आगे सप्तम मंडल वरुण सूक्त है, और सप्तम मंडल में ही वो 10 राजाओं का युद्ध या दाश राग युद्ध की जो डिटेल्स हैं वो हमें मिलती हैं। फिलहाल इसमें बात अच्छा प्रश्न है ये, और पता नहीं आप इसको कैसे समझते हैं इस प्रश्न को। विदेशी यात्रियों में अछूतों की सबसे लंबी सूची कौन प्रस्तुत करता है? अछूतों की सबसे लंबी सूची कौन प्रस्तुत करता है? वेन्सांग, फायान, अल्बरूनी या फिर मैगस्थनीज? बताइएगा, गलती मत करिएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, आपने अगर कहीं गलती से फायान को चुना है तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पर सही जवाब है अल्बरूनी। अछूतों की सबसे लंबी सूची प्रस्तुत करते हैं अल्बरूनी। अबू रेहान, तहकीक-ए-हिंद जिनकी पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा, फायान ने अस्पृश्यों के बारे में, चांडालों के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि वो नगरों के बाहर रहते हैं और नगरों में प्रवेश करने के पहले ढोल पीटते हैं ताकि लोग नगरों में मार्ग से हट जाएं और उनके स्पर्श दोष से बच जाएं। लेकिन अछूतों की लंबी सूची की बात आएगी तो अल्बरूनी को ध्यान दीजिएगा। और ये कह रहे अहले मुराद जो है दरबारियों का एक वर्ग गठन, अहले मुराद दरबारियों का एक वर्ग का गठन अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर। और इस प्रश्न को मैंने कभी पहले भी डिस्कस किया है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जवाब है हुमायूं। वेरी इंपॉर्टेंट और खास बात एक और आपसे कह रहा हूं, हमेशा एक लेक्चर में ये बात हमारी हमेशा कॉमन होती है। अभी भी मैं ये देख रहा हूं कि छात्रों में नया पढ़ने को लेकर के पुराना जो हम लोगों का बेसिक है, जो हम लोगों का जहां से सिलेक्शन का जो दायरा निर्धारित होता है, वो चीजें आप छोड़ करके और बहुत आगे आगे भाग रहे हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन इसलिए भी हैं कि आपने इस समय अंतिम चरण में टेक्स्ट बुक वगैरह को ध्यान से हटा दिया है, और गाइडों में चूंकि मुझे नहीं जानकारी है कैसा है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे पास फॉरवर्ड होती हैं और उससे आप जस्टिफाई करवाना चाहते हैं मुझसे, और मेरी डिटेल्स अलग होती हैं, फिर आपको लगता है कि सर ये कहाँ से मिल रहा है। फिलहाल आप ये देख लीजिए, दरबारियों का संगठन हुमायूं ने 3 श्रेणियों में किया था। अहले दौलत, राज परिवार के सदस्य होते हैं, इसमें उच्च अधिकारी होते हैं। अहले सादात, इसमें वो सद्र, काजी, उलेमा और प्रबुद्ध लोग होते हैं। अहले मुराद, इसमें संगीतज्ञ, वादक और नर्तकियां आदि होती हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और एज वेल किसने, अच्छा प्रश्न है, औरंगजेब के शासन काल में व्यंग काव्य की रचना की है? व्यंग काव्य की, तो व्यंग काव्य का जो प्रमुख वहां पर रचनाकार है या जो कवि है, जो भी आप कह लीजिए, काजिम शराजी, गनी कश्मीरी, जाफर जटल्ली और मुल्ला दाऊद। और मुझे लगता है कि सीधे 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 आप क्लिक कर पाएंगे, और वो है जाफर जटल्ली। ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यहाँ पर आपको मैच करना है, सुमेलित करना है। और मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं कि सुमेलित करते समय आप नंबरिंग करिएगा। सरोजिनी नायडू अगर आप देख रहे हैं तो वो दिखाई पड़ जाएगा, धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह, तो यहाँ पर 3 आपको देना चाहिए। उषा मेहता या उमा मेहता, तो आपको ध्यान देना चाहिए, वहां पर वो गुप्त रेडियो का संचालन कर रही थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और अरुणा आसफ अली तो भूमिगत आंदोलन की एक नेता है, यहाँ पर 1 कर दीजिए। और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो यहाँ पर तद अनुसार आप देखिएगा 3, 4, 1, 2 आंसर आ रहा है। तो ये देखना होगा कि आपको ये 3, 4, 1, 2 किस विकल्प में शामिल है। तो 3, 4, 1, 2 यहाँ पर बी वाले विकल्प में शामिल है, तो इस हिसाब से वो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ध्यान दीजिएगा, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा था? एम.के. गांधी हैं, मौलाना आजाद हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, वल्लभ भाई पटेल है। बड़ा कॉमन प्रश्न है, गलत मत करिएगा, मौलाना आजाद मत चुनिएगा यहाँ पे, ये मोहम्मद इकबाल हैं। और ध्यान देना चाहिए, मोहम्मद इकबाल का वो एक तरानाए हिंद उनकी पुस्तक भी है, और हमेशा पूछा जाता है एक बात की सारे जहां से अच्छा कि इन्होंने लिखा, तो इन्होंने कई चीजें लिखी हैं। उसमें एक प्रारंभिक तो मान के चलते हैं कि थोड़ा सा हिंदुस्तान की प्रशंसा करते हैं, बाद में फिर वो अपने इस्लाम और जो अरब देशों की तरफ चले जाते हैं। उनका लेखन है ना, आगे देख लीजिएगा। किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगाली बस्तियों का विलय भारतीय संघ में हुआ? ध्यान दीजिएगा,
किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगाली बस्तियों का विलय भारतीय संघ में हुआ? ऑपरेशन पोलो है, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन शक्ति है, ऑपरेशन संग्राम है, ऑपरेशन विजय है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर एक रिमार्क तो ये देख ही सकते हैं आपकी, गोवा का विलय कब हुआ? गोवा पुर्तगाली बस्ती है, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए और सबसे बाद में गए। ये तारीख याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1961 को गोवा का विलय। ठीक है, अब ऑपरेशन पोलो बिल्कुल मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, वो हैदराबाद के लिए है। और यहाँ पर ऑपरेशन विजय, ध्यान रखिएगा। सारे प्रश्न हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूं कि प्रश्न इंपॉर्टेंट हो, दो चार जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो वो थोड़ा सा रिपीट भी हो जाए, तो कम से कम चीजें रिकॉल करने में परीक्षा भवन में आसानी होगी। इस प्रश्न को देखिएगा, वन्य मानव समूह को जो अपनी रूढ़िवादी संस्कृति के साथ अपने आदिम स्वरूप में जीवन यापन कर रहा था, गांधी ने इन्हें किस नाम से पुकारा? ध्यान दीजिएगा, आदिवासी या फिर गिरिजन, पर्वतीय जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति। मतलब गांधी ने इनको, जो वो रह रहे थे जो लोग अपने आदिम स्वरूप में, उनको वो क्या कहते हैं गांधी, है ना। ये रूढ़िवादी संस्कृति के साथ जो लोग अपनी जीवन परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, तो गांधी उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो कतई यहाँ पर आदिवासी शब्द मत इस्तेमाल करिएगा, वो सही शब्द है गिरिजन। ठीक है, ध्यान देने की बात है, गलती ना हो। फिर एक शब्द ये आ सकता है कि भाई इनको आदिवासियों का नाम किसने दिया? जो लोग अपनी परंपराओं में आदिम स्वरूप में रह रहे हैं, उनको आदिवासियों का नाम किसने दिया? उनका नाम है ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने इन्हें आदिवासी कहा। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का चित्रण एक अफीमची के रूप में करने वाला इतिहासकार कौन है? किसने हुमायूं का चित्रण एक अफीमची के रूप में किया है? और मिर्जा हैदर दोगलात हैं, अबुल फजल हैं, निजामुद्दीन अहमद हैं, फैजी। और मुझे लग रहा है कि सरल प्रश्न है और यहाँ पर आप रिमार्क को देखे बगैर आप लगा लेंगे। और मिर्जा हैदर दोगलात हैं, है ना, वो हुमायूं को अफीमची कहते हैं। हुमायूं को अफीम खाने की बड़ी अजीबोगरीब आदत है, और फिर वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं सीढ़ियों से, नशे में होते हैं, पुस्तकालय से उतर रहे थे। और वो लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन उससे अभागा कोई नहीं था, वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और वो लड़खड़ा के गिर गया और मर गया, ऐसा कहा है लेनपुल ने। फिलहाल ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मिर्जा हैदर दोगलात की पुस्तक तारीख रशीदी है। ये भी आप याद रखिएगा कि हैदर दोगलात की पुस्तक का नाम क्या है? तारीख रशीदी है। वो हुमायूं को अफीमची कहता है, बाबर का चचेरा भाई है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, औरंगजेब के समय की वो पुस्तक जो औरंगजेब के काल का अर्ध सरकारी इतिहास कहलाती है, कौन सी है? जो औरंगजेब के काल का अर्ध सरकारी इतिहास है वो कौन सी पुस्तक है? फुतुहात आलमगीरी हो ही नहीं सकता, मुंतखब उल लुआ, मासिर आलमगीरी और फतवा आलमगीरी। और मुझे लगता है कर लेंगे, जल्दबाजी ना हो। ध्यान दीजिएगा, गलती से भी मुंतखब उल लुआ मत चुनिएगा। और यहाँ पर ये जवाब है मासिर ए आलमगीरी। मुझे लग रहा है सब लोगों ने सही जवाब दिया होगा। और खाली मत बैठा करिए, क्लास में अगर आए हैं तो जवाब दे दिया करिएगा। और ये देखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार आया है कि किस पुस्तक को मुगल काल का गजेटियर कहा गया है? तो वो मासिर आलमगीरी है, मुगल काल का गजेटियर है। और किस इतिहासकार ने मतलब ये उसे मुगल काल का गजेटियर कहा है? तो उनका नाम जदुनाथ सरकार है। तो ये सारी बातें मुझे लग रहा है आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे और अच्छे से कर पा रहे होंगे। एक सामान्य सी जानकारी मैं हमेशा की तरह आपको देना चाहता हूं। आपके रिवीजन के लिए परीक्षा के अंतिम चरण में जब आप अपनी पढ़ाई को पूरा करके और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं। आप ध्यान देख पा रहे होंगे, अमृत संजीवनी के नाम से है। ये अमृत संजीवनी हम लोगों की प्राचीन भारतीय इतिहास को कवर करती है, पूरा प्रागैतिहासिक काल से लेकर और राजपूत काल तक, है ना। ये 3000 प्लस प्रश्न है इसमें। इसी तरह हम लोगों की अमृत गंगा है, अरबों के आगमन से शुरू होती है और पूरा परवर्ती मुगलों तक 2500 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है। और इसी तरह हम लोगों का ये आधुनिक भारत का अमृत मंजरी है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये शुरू होती है परवर्ती मुगल और यूरोपियों के आगमन से और आजादी के बाद तक जाती है। इसमें 2000 प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा इसमें कठिन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं।
आपके सामने ये टॉपिक जो है इसमें कवर किए गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हो सकता है आप इसको प्रॉपर वे में ना देख पा रहे हो, तो भी आप जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से इंडेक्स का पीडीएफ ले सकते हैं, कुछ प्रश्नों का मॉडल पेपर पीडीएफ के रूप में ले सकते हैं और आप चाहें तो इन पुस्तकों को अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। ये केवल विनम्रता पूर्वक मैंने आपको एक सूचना दी है। आपको लगता है कि आपके पास पहले से बहुत सारी अध्ययन सामग्री है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आपको इन पुस्तकों को लेने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मैडम भिकाईजी कामा, कनक लता बरुआ, अरुणा असफ अली और लक्ष्मी स्वामीनाथन। बहुत करीबी जवाब यहाँ पर आएगा और गलती से भी मैडम भिकाईजी कामा को मत कवर करिएगा। क्यों आप कहेंगे सर क्यों? तो सबसे बड़ी बात यह है, मैडम भिकाईजी कामा ने विदेशों में सर्वप्रथम जर्मनी में उन्होंने सबसे पहले तिरंगा फहराया था और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराने की बात हो रही है और उनका नाम है अरुणा असफ अली। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। एक्सप्लेनेशंस भी हैं हम लोगों के पास इतने सारे और बढ़िया से एक्सप्लेन किया है चीजों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पुस्तकों में हम लोगों ने जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट है ना, अमृत मंजरी, ये आधुनिक भारत वाला, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसी में होता है। और इसमें हम लोगों ने कठिन प्रश्नों की व्याख्या बहुत विस्तार से दी है। मतलब चीजें आप जब आप पढ़ रहे होंगे तो कम से कम आपको कहीं और किसी पुस्तक को देखने की जरूरत ना पड़े। उस तथ्य से जुड़े हुए तमाम पहलू भी हम लोगों ने दिए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 17-18 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाली उन महिला का नाम बताएं जिन्हें असम की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है या वीरबाला के नाम से जाना जाता है। बढ़िया प्रश्न है ये भी और मुझे लगता है गलत ना करिएगा और कहीं ऐसा ना कर दें कि आप यहाँ पर उदा देवी को चुन दें, ये गलत हो जाएगा। असम की रानी लक्ष्मीबाई कहलाती है कौन? आप बताइएगा। 3 ऑप्शन में एक है और यहाँ पर है कनक लता बरुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, गलत ना हो भाई, ध्यान दीजिएगा। ये सब प्रश्न और देखिएगा, परंपरागत प्रश्न पूछे जाने की परंपरा कम रहेगी। हम लोगों ने कोशिश की है कि आपके प्रैक्टिस सेट में एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे से अच्छे प्रश्नों को शामिल किया जाए। आंदोलन के दौरान ये तिरंगा लेकर निकली थी, कनक लता बरुआ की बात हो रही है और अंग्रेजों ने इन्हें गोली मार दी थी। ये हाथ में तिरंगा लेकर शहीद होने वाली महिला थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। सत्य शोधक समाज का समाचार पत्र दीन मित्रा 1910 में किसने निकाला? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सत्य शोधक समाज है ना, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको पता ही है, ज्योतिबा फुले साहब ने की थी। और इनका समाचार इस संस्था का समाचार पत्र है दीन मित्रा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा किसने निकाला था। तो कहीं पर जल्दबाजी में आप ऐसा गलती ना कर जाएं कि दीन बंधु मित्रा को चुन लें और दिमाग परीक्षा भवन में पता नहीं क्या आ जाए, सत्य शोधक समाज का नाम आ जाए तो ये ज्योतिबा फुले भी दिमाग में आ सकता है, गलती हो सकती है। जबकि वो ये पूछ रहा है कि दीन मित्रा समाचार पत्र किसने किया है, तो सबसे बढ़िया बात है, ये ध्यान दीजिएगा, मुकुंद राव पाटिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दीन बंधु मित्रा का वो नाटक आपको पता ही होगा, नील दर्पण है ना। ज्योतिबा फुले की पुस्तक आपको पता ही होगी, गुलामगिरी, शिवाजी की जीवनी, ऐसे करके तमाम प्रश्न है। और ये देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको एक विशेष रेफरेंस भी दिया है, सुमित सरकार सर की पुस्तक से दिया है। अब वो जो एडिशन हम लोगों के पास है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सुमित सरकार सर की पुस्तक, पेज नंबर भी दे दिया है मैंने, और इसमें लिखा हुआ है कि मुकुंद राव पाटिल ने 1910 में अपने पुश्तैनी गांव ताराबड़ी से सत्य शोधक समाज का मुखपत्र दीन मित्रा मराठी भाषा में निकालना आरंभ किया। तो कुल मिला के चीजें बहुत साफ हैं, बहुत क्लियर कट है, कहीं पर परेशानी नहीं आएगी। तो और इसी तरह वो चाहे हम लोगों के एंशिएंट की पुस्तिका हो, चाहे वो मेडवल की हो, चाहे वो मॉडर्न की हो, चाहे वो अमृत मंजरी हो, चाहे वो अमृत संजीवनी हो और चाहे वो अमृत गंगा हो, सब में एक्सप्लेनेशन कठिन प्रश्नों के दिए हुए हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। फिलहाल गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किसने किया और किसने इस आंदोलन के प्रति उदासीनता बरती? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किसने किया? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एनजी रंगा का नाम आ रहा है, तो एनजी रंगा ने चंपारण आंदोलन का विरोध किया था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न गलत ना हो। और यहाँ पर आप ऑप्शन आपके सामने है, तो सुभाष चंद्र बोस तो कहीं है ही नहीं, तो इस नाते ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। और तब ये बात आ जाएगी तरुण राम फूंकन और एनसी बारदोलोई, है ना। चीजों को समझ में आने का एक तरीका है कि अब जैसे ये पता है कि एनजी रंगा, हमें पता है कि वो चंपारण आंदोलन में है,
अब सुभाष चंद्र बोस ने कभी गांधी के किसी आंदोलन का विरोध नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन जब वो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तब सुभाष जी ने थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन यहाँ पर विरोध कभी सुभाष जी ने किसी आंदोलन का खुलकर नहीं किया। तो ये तरुण राम फुंकन है और एनसी बारदोलोई है। मुझे लग रहा है कि आप बढ़िया समझ पा रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, और इसमें कहीं भी रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सर ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा लगता है कुछ प्रश्न आपको लगता है बहुत कठिन है, क्या कठिन नहीं है। और जब आप समग्रता से और बहुत बहुत गंभीरता से आप देखते हैं तो पता लगता है कि वो क्लास 10th की और 11th की और 12th की एनसीईआरटी में है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में है। मतलब ये सब प्रश्न मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो फिलहाल अगला प्रश्न आप देख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी किसकी हुई, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी किस नेता की हुई, मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, एम ए अंसारी और चित्तरंजन दास। मुझे उम्मीद है इसमें आप हो सकता है कहीं बाई चांस गलत जवाब न लगा दें, जवाब दे दीजिए सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि जल्दबाजी में गलती मत कर जाइएगा, और यहाँ पर अगर आपने मौलाना मोहम्मद अली को चुना है तो गलत हो जाएंगे, और यहाँ पर सही जवाब चित्तरंजन दास हैं। बहुत बहुत गंभीरता से समझिएगा इसको। खिलाफत आंदोलन में मौलाना मोहम्मद अली हैं, चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन में। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, इस बात को मतलब प्रामाणिक पुस्तकों में आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आप कम से कम एक पुस्तक जो आपके पास उपलब्ध होती है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, बिपिन चंद्र सरवारी, वो आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। मतलब सबसे कॉमन किताब मैंने आपको बताई, विशेष किताब की बात अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, गांधी अपने जीवन में जो पहली फिल्म देखते हैं, गांधी ने पहली फिल्म कौन सी देखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली फिल्म गांधी ने कौन सी देखी थी अपने जीवन में, राजा हरिश्चंद्र, रामराज्य, ध्यान दीजिएगा, मिशन टू मॉस्को, या फिर मॉडर्न टाइम्स, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, गलती ना हो। और मुझे लग रहा है कि अधिकांश छात्र इसमें हो सकता है राजा हरिश्चंद्र का ऑप्शन चुन रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। गांधी ने जो पहली फिल्म देखी थी वो है मिशन टू मॉस्को, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो राजा हरिश्चंद्र की बात आ रही है, कभी आपने पढ़ा होगा, वो बाइस्कोप में वो जो डिब्बे वाले लोग आते थे उसमें देखते थे बचपन में, छोटे छोटे। आपने तो शायद नई पीढ़ी ने देखा भी नहीं होगा। तो वो जो बाइस्कोप में जो चित्र वो ऐसे दिखाए जाते थे, केवल ऐसे, वो था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन जो फिल्म पहली देखी थी गांधी ने अपने जीवन में वो है मिशन टू मॉस्को, ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं हम लोग। वो कह रहे हैं कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मतलब बढ़िया बात है ये, और कितना जज्बा है देश प्रेम का कि दिल से निकलेगी, मर भी जाएंगे तो देश प्रेम का जज्बा खत्म नहीं होगा। और मेरी मिट्टी से मुझे जला दोगे, राख में मिला दोगे, तो भी मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी, मेरी राख से भी देश प्रेम का जज्बा खत्म नहीं होगा। अशफाक उल्ला खान साहब है, ठाकुर रोशन सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है और भगत सिंह है। और मुझे लग रहा है कहीं 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 गलती ना हो जाए, बिस्मिल सर को मत चुन लीजिएगा, यहाँ पर ये भगत सिंह है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब अभी भी बहुत कंफ्यूजन्स बने हुए हैं लगातार। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। ठाकुर रोशन सिंह सर की एक लाइन है कि क्या हुआ जो मर गए वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। सुना होगा आपने कि क्या हुआ जो मर गए वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। और फिर बिस्मिल साहब ने क्या लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और मैं कह रहा हूं कि आप बेहतर होगा कि इस कविता को एक बार गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, पूरी कविता मिलेगी आपको, पढ़ेंगे जोश से भर जाएंगे। फिलहाल ये पंक्तियां किसकी हैं कि हे ईश भारतवर्ष में हर बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हर बार हर जन्म मुझे भारत में ही मिले और मेरी मृत्यु का कारण मैं हमेशा देश के लिए मरूं, देश के लिए ही अपना जीवन मेरा बलिदान हो। आप देखिए, भगवती चरण वोरा है, राम प्रसाद बिस्मिल है, भगत सिंह है, ठाकुर रोशन सिंह है। और यहाँ पर भी गलती मत कर जाएगा। और ये पंक्तियां भी ठाकुर राम प्रसाद बिस्मिल सर की हैं, ध्यान दीजिएगा, ठाकुर रोशन सिंह की नहीं है। ठाकुर रोशन सिंह की तो मैंने बताया आपको कि क्या हुआ जो मर गए वतन के वास्ते, बुलबुले कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। और शायद एक लाइन और भी है, मुझे याद आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल,
रगों में क्या बहता है, हमारी नसों में क्या बहता है, खून बहता है। वो कह रहे रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो वतन के वास्ते न टपका वो लहू क्या है। जो वतन के वास्ते, वतन के लिए, वतन की रक्षा के लिए जो लहू नहीं बह सकता उसको मैं लहू नहीं मानता, उसको पानी मानता हूं। मतलब ऐसे जज्बे में मतलब इन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। और मतलब कितना कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इन अपने शहीदों को, अपने देश के हीरोज को, सुपर हीरोज को भूल गए हैं। ऐसी गलती ना हो फिलहाल। और मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि जितने भी चुनिंदा अच्छे प्रश्न हैं, हमने सारे प्रश्नों को अमृत मंजरी में कलेक्शन में लिया है। ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्नों को जो परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लिया है। प्राचीन भारत के लिए हमने अमृत संजीवनी में 3000 प्रश्नों को टॉपिक वाइज कलेक्शन में लिया है। बहुत विनम्रता से बता रहा हूं, आप इसको बहुत सहजता और बहुत सकारात्मकता से लीजिएगा। मेडबल इंडिया में हमने बहुत अच्छे प्रश्नों को क्रम से टॉपिक वाइज सरल से कठिन की ओर लिया है, विशेष प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन के साथ। एक प्रश्न बड़ा अभी किसी छात्र ने कहा कि सर आप ये बताइए कि गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये बात अलबरूनी कहते हैं। सबसे पहले ये बात अलबरूनी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, तहकीक हिंद, उसका हिंदी रूपांतरण है मेरे पास और उन्होंने लिखा है उसमें। मैं बहुत प्रमाण से चीजों को बता रहा हूं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। वो बोले सर बाद में अमीर खुसरो बाद में आते हैं, पहले अबुल फजल हैं, पहले अलबरूनी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गर फिरदौस बर्रुए, फिरदौस माने स्वर्ग, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अलबरूनी ऑप्शन में है तो अलबरूनी को लगाइएगा। और इस प्रश्न को देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन एवं कांग्रेस की सूरत विभाजन घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण किस विदेशी पत्रकार ने दिया है? मतलब कि सूरत विभाजन और स्वदेशी आंदोलन मतलब 1905-1907 तक कौन से विदेशी पत्रकार भारत में मौजूद थे? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए मामला। वेब मिलर ध्यान दीजिएगा सविनय आंदोलन में है। लुई फिशर ध्यान दीजिएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन में। तो अब आपको पता चल गया। और ये यहाँ पे सही जवाब है नेविन्सन, विदेशी पत्रकार नेविन्सन, जो इस समय दोनों घटनाओं का आंखों देखा विवरण देते हैं, स्वदेशी आंदोलन का भी और सूरत विभाजन घटना का भी। मुझे लग रहा है चीजें काफी क्लियर हो रही होंगी, चीजें रिवाइज भी हो रही होंगी, चीजें रिकॉल भी हो रही होंगी। और किसने कांग्रेस के अधिवेशनों को चापलूसों का सम्मेलन कहा? और मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार दत्ता, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। तो ध्यान दीजिएगा, गलती से भी अश्विनी कुमार दत्ता को मत चुन लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमार दत्ता कहते हैं 3 दिवसीय तमाशा। 3 दिवसीय तमाशा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिसंबर के लास्ट में होता था, अंतिम 3 दिनों में। तो वो कह रहे हैं वो 3 दिवसीय तमाशा है, वो अश्विनी कुमार दत्ता, वो पूछा गया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चापलूसों का सम्मेलन, तो वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है चीजें काफी साफ हो रही होंगी, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और फिर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस संत ने घोषणा करी कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जो हमारी माँ और मातृभूमि है वो हम स्वर्ग के सुखों से भी बढ़कर है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। बिल्कुल सही बात है। और ये बात एक बार भगवान श्री राम लक्ष्मण से भी कहते हैं जब लौटते हैं, वहां से लौट रहे होते हैं श्रीलंका से, है ना। फिलहाल इसको लिखिएगा, संत ज्ञानेश्वर है, संत गुरु समर्थ गुरु रामदास है, संत नामदेव, संत विठोबा खींचन है। और मुझे लगता है कि वो जो मतलब एकदम आक्रामक वाले जो संत हैं वो यहाँ पर यही है, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। बहुत बढ़िया से देखिएगा। और ये कह रहे हैं कि अजंता की गुफा संख्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बड़े बड़े अच्छे हैं। अजंता की गुफा में किस गुफा संख्या में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्रांकन है? तो गुफा संख्या 16 है, गुफा संख्या 1 है, गुफा संख्या 41 है, या गुफा संख्या 6 है। बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा। जल्दबाजी इस लिहाज से गड़बड़ हो सकती है कि आपने अगर गुफा संख्या 16 चुना है तो ये जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा सर। और यहाँ पर मरणासन राजकुमारी है। और यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व चित्रांकित है, वो गुफा संख्या 1 है। बहुत गलती ना हो, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि चीजें 26 प्रश्न लगभग हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं। और आपने लगभग इसमें 50 से 60 चीजें आपने आराम से सीखी हैं।
तो अब आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। आपको बस केवल इतना कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि रिवीजन अभी समय है हम लोगों की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में, और ये चूंकि जो 7,500 क्वेश्चन है, यानी कि अमृत संजीवनी में 3,000 और जो अमृत गंगा है मेडवल वाली उसमें लगभग 2,500 और जो मॉडर्न इंडिया की 2,000 है, मतलब 7,500 क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। आप चाहें तो इन पुस्तिकाओं को मंगा सकते हैं, किसी एक पुस्तिका को भी मंगा सकते हैं। ये आप अमृत मंजरी देख रहे हैं, मंगा सकते हैं, आपकी इच्छा जैसी हो। ये अमृत संजीवनी देख रहे हैं आप, एंशियंट की, इसे भी मंगा सकते हैं। और फिर ये अमृत गंगा देख रहे हैं आप, मेडवल की। तो जो भी लगता है, तीनों चाहे तो तीनों मंगा सकते हैं और एक चाहे तो एक मंगा सकते हैं। और अगर आपके पास पर्याप्त मैटर है तो आपको फिर अपने मैटर को रिवाइज करना चाहिए, इसको मंगाने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल आज का सेशन हम लोग समाप्त कर रहे हैं, तो मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।